अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो बेसिकली आज बात करेंगे ना, दो टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेविंग्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, हर मतलब जो भी इंडिविजुअल होता है ना, उससे कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, कोई उसके जहन में गोल्स होते हैं कि यार ये मुझे गोल्स अचीव करने हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए। किसी को हज पे जाना है, कुछ उम्रे के लिए पैसे सेव करने हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए आगे पैसे सेव करने हैं, या बच्चों की शादी के लिए आगे सेव करने हैं, अपना घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, या वेकेशंस के लिए करने हैं। कोई भी एस्पिरेशन हो सकती है, कोई भी गोल हो सकता है। तो उस गोल को अचीव फाइनेंशियली अचीव करने के लिए कोई ना कोई उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग हो कि इतने अमाउंट में सेव करूंगा, उसको मैं इस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा तो मैं एक सर्टेन अमाउंट पे इतने सर्टेन टाइम पीरियड में पहुंच जाऊंगा। तो इस प्लानिंग के ऊपर, इस गोल सेटिंग एंड अचीवमेंट पर आज हम बात करते हैं थोड़ी सी। हम गोल्स को जो है ना, तीन तरह के गोल्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ होते हैं क्रिटिकल गोल्स, जिनका जो कि टाइम बाउंड भी होते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव बाउंड भी होते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव मुझे इस टाइम पीरियड में अचीव करना ही करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे अगले 2 साल में एक नई गाड़ी लेनी ही लेनी है, या वो भी चलो इतना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल गोल नहीं है, बट हो सकता है किसी का कोई ऐसा क्रिटिकल गोल हो कि मुझे अगले 1 साल बाद किसी को शादी प्लान करनी है। या इससे ज़्यादा क्रिटिकल गोल की अगर हम बात करें, किसी जो तुम लोगों में से शादीशुदा हैं जिनके बच्चे हैं, तो उनको ये प्लान आउट करना है कि भाई बच्चे जो है ना 12 साल बाद या 15 साल बाद या 18 साल बाद हायर एजुकेशन उनकी आ जाएगी, तो हायर एजुकेशन जो इतनी महंगी हो गई तो उसको मुझे फंड करना है। उसके लिए वो एक मेरे जहन में एक टारगेट है। या 15-20 ईयर्स डाउन द लेन बच्चों की शादी के लिए मुझे एक सर्टेन अमाउंट, बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, वो मुझे चाहिए। तो वो इस तरीके से उसके लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको किस तरह से अचीव करेंगे। फिर क्रिटिकल गोल्स के बाद कुछ होते हैं जिसमें हम कहते हैं डिज़ायर्स। यार क्रिटिकल गोल्स तो मेरे इंशाल्लाह अचीव हो जाएंगे, बट कुछ मेरे डिज़ायर्स भी हैं कि यार ये भी मुझे करना है। कुछ लोगों को होता है कि यार मुझे अपना घर बनाना है, या कोई मुझे इतनी सेविंग्स मेरे पास जमा हो जाए कि मैं नौकरी छोड़ कर अपना बिजनेस कर सकूं, या कोई भी और इस तरह का ज़हन हो कि भाई मुझे ये ट्रैवलिंग करनी है या ये कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। और फिर कुछ इसके बाद एम्बिशंस होते हैं, क्योंकि आदमी सोचता है कि यार अगर मेरे पास मज़ीद पैसे जमा हो गए तो मैं ये एम्बिशंस भी अपने अचीव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता है, किसी के जहन में अर्ली रिटायरमेंट करना चाह रहा है कोई, या मैं 3-4-10 साल बाद दोबारा से नौकरी वोकरी छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के मज़ीद पढ़ाई करना चाह रहा हूँ। तो कोई भी एम्बिशन हो सकती है। तो इन तीन चीज़ों में हम उनको डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं, जो भी आपके पास इनकम आती है ना हर महीने, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ मंथली ड्रॉ डाउन करते हैं वो लोग, और जो लोग जॉब करते हैं उनको एक महीने की इनकम आती है। तो आइदर यू सेव इट और यू स्पेंड इट। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की फिलॉसफी होती है कि भाई स्पेंड करते हैं और महीने के एंड में जो बच जाता है उसको वो सेव कर लेते हैं। कुछ लोगों की फिलॉसफी होती है कि वो पहले सेव करते हैं और फिर उसमें से जो बच जाता है उसको स्पेंड करते हैं। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं लोगों के, दो डिफरेंट माइंडसेट हैं। प्राइमरीली जो हमने देखा है, लोग पहले स्पेंड करते हैं और फिर उस सेविंग की तरफ जा रहे होते हैं। और ऑफ कोर्स चॉइस आपकी अपनी है कि किस तरीके से उसको, किस फिलॉसफी को फॉलो करना है। कुछ मैं यहाँ पे एग्जांपल्स देता हूँ। ये बहुत सुपरफिशियल लगती हैं, बट दीज आर एक्चुअल नंबर्स, और ये नंबर्स अचीवेबल हैं, हिस्टोरिकली भी अचीव हुए हैं, गोइंग फॉरवर्ड भी हमें लगता है कि अचीव हो सकते हैं। ₹20,000 saved and invested per month can accumulate it to ₹45 crores in 30 years। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 30 ईयर्स डाउन द लेन 45 करोड़ शायद इतनी वैल्यू ना हो जितनी आज है। ऑफकोर्स नहीं होगी, बट स्टिल इट इज़ ए साइजेबल अमाउंट। अगर आप इसको इन्वेस्ट ना करें, 20,000 पर मंथ अगर आप सिर्फ अपने पास सेट असाइड करते चले जाएं, तो साल के 2,40,000 रुपये बनते हैं, और 30 साल बाद ये बनेंगे 7.2 मिलियन रुपीज़। ठीक है ना, 72 लाख रुपये ये बनेंगे। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली इन्वेस्ट भी कर लें,
अगर आप इसको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर दें तो दिस कैन accumulate to 45 करोड़ रुपीज इन 30 years, which is a very very big amount. एंड ये जो ग्रोथ है ना, दिस ग्रोथ वुड बी समवेयर अराउंड 44.2 करोड़ रुपीज इफ इन्वेस्टेड वाइजली। अच्छा, इधर हमने ग्रोथ इसमें लगाई है साल का 20%। किस तरह से 20% अचीव होगा वो भी मैं आगे बताता हूँ, और ये कोई बहुत सुपरफिशियल नंबर नहीं है, बहुत ही रियलिस्टिक नंबर है। इट इज़ नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक नंबर, इट इज़ अ रियलिस्टिक नंबर। किस तरह से वो भी आगे मैं एग्जांपल दे दूँ। एक और एग्जांपल, इफ यू इन्वेस्ट ₹100,000 पर एनम टुडे, साल के लाख रुपए। पिछली स्लाइड में हमने बात की थी साल के 2,40,000 रुपए। अभी हम बात कर रहे हैं साल के लाख रुपए। अच्छा, अगर आप साल के लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 100,000 पर एनम टुडे, बाय द ईयर 2055, which is roughly 25 years down the lane, it can grow to rupees 4.7 करोड़। और अगर यही लाख रुपए आप आज से 2 साल बाद शुरू करते हैं इन्वेस्ट करना, हर साल के लाख रुपए, बट 2 साल के बाद आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 3.2 करोड़ पे पहुंचेंगे, विच मीन्स 1.5 करोड़ रुपीस का लॉस हो सकता है फॉर अ लेजीनेस ऑफ 2 years। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे इतना अच्छा है। बेसिकली कंपाउंडिंग जो है ना उसी तरह काम करती है कि आपका अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा होता है और कंपाउंडेड अमाउंट पर आपको मजीद रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। तो जो कहते हैं ना टाइम शोल्ड इज मनी, तो अगर 2 साल बाद, आज के बजाय 2 साल बाद शुरू करते हो और लाख रुपए पर एनम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सीधा सीधा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। किसी की आवाज़ सही नहीं आ रही, म्यूट कर दें। अच्छा, फिर हम में से जितने भी लोग हैं ना वो सब चाहते हैं कि उनकी एक रेगुलर इनकम हो, तो और रेगुलर सेविंग्स भी करते हैं, बट सॉरी रेगुलर स्पेंडिंग भी हम लोग कर रहे होते हैं, बट वी डोंट सेव रेगुलरली। तो आज बेसिकली हम यही बात करना चाह रहे हैं कि हमें सेविंग्स जो है ना उसको भी रेगुलर करना पड़ेगा, और उस सेविंग्स को साथ साथ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। सिर्फ सेविंग्स से फ़ायदा नहीं होता, उन सेविंग्स को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट भी करना है टू अर्न रिटर्न जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट करे और उसके ओवर एंड अबव हमें रिटर्न भी जनरेट करे। अच्छा, जो हमारा प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का वो क्या है, सबसे पहले आपको अपने गोल्स डिटरमिन करने हैं कि भाई ये मेरे गोल्स हैं, इनका ये टाइम होराइजन है, इतने टाइम के बाद मुझे लिक्विडिटी चाहिए होगी। फिर आपका अपना रिटर्न एंड रिस्क प्रोफाइल आप बनाएं। आप ये देखते हैं कि भाई ये मेरा गोल है, इस गोल के लिए मुझे 3 years डाउन द लेन या 5 years डाउन द लेन या 15 years डाउन द लेन, जो भी टाइम होराइजन है, मुझे इतने पैसे लगभग चाहिए होंगे। आज मैं इतने पैसे सेट असाइड कर सकता हूँ। तो दो चीज़ें आपके पास हैं, व्हाट यू कैन सेट असाइड टुडे, व्हाट यू कैन सेट असाइड ऑन अ मंथली या एनी पीरियोडिक बेसिस, और एक एंड ऑफ द टाइम होराइजन मुझे कितने पैसे चाहिए। तो उसको फिर हम रिवर्स इंजीनियर करते हैं कि तो उसको हम रिवर्स इंजीनियर करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ मनी मैं ग्रो कर सकता हूँ इन दिस टाइम, क्या रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करूँगा। फिर उसके साथ उस रिटर्न की अचीवमेंट के साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड है, वो रिस्क भी आगे मैं बताता हूँ, और उसकी बेसिस पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में करूँगा या कमोडिटीज़ में करूँगा या फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में करूँगा लाइक सुकूक या कुछ, और किस राउट के थ्रू जाऊँगा वो हम आगे देखते हैं। वंस मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर ली तो मैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म ऑन कर दूँगा, और फिर उसको मैं पीरियोडिकली मॉनिटर भी कर रहा हूँ कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं क्या वो डिज़ायर्ड रिटर्न मुझे दे रही हैं, क्या उसमें रिस्क वो ट्रिगर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और फिर हर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मैं उस इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंस भी करूँगा ताकि मेरी स्ट्रैटेजी के साथ वो अलाइन है। ये सारे काम कैसे होंगे। चलिए, दो हमारे पास प्राइमरी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम स्टॉक मार्केट के जो भी शेयर्स हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं उनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं।
यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक डाइवर्सिफाइड अगर पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, हम एटलीस्ट 5 7 8 10 कंपनीज के शेयर तो लेंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो हमारे पास एक इतना अमाउंट हो ताकि हम पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई कर सकें। तो इसके अंदर हम रेकमेंड करते हैं कि अगर किसी को डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में जाना है तो उसके पास मिनिमम पोर्टफोलियो साइज जो है तकरीबन 2.5 3 मिलियन रुपीज़ का हो, ताकि उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल सके, वरना वो प्रॉब्लम में आ सकता है। दूसरा तरीका होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू चले जाएं। म्यूचुअल फंड जो है वो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी देता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ना आपकी बहुत छोटी हो जाती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन अ म्यूचुअल फंड इज 5,000 रुपीज़ वन टाइम। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इज 5,000। फिर फर्दर अगर आप इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ाना चाहें तो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम 1,000 रुपीज़। डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी फंड होता है जो कि आपके बिहाफ पे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता है। इनकम फंड होता है जो कि आपके बिहाफ पे बैंक इस्लामिक बैंक डिपॉजिट्स और सुकूक में इन्वेस्ट कर रहा होता है। और फिर आपके पास बैलेंस फंड्स होते हैं जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन बना के कर रहे होते हैं ताकि आपका रिस्क और रिटर्न दोनों से न्यूट्रलाइज कर सकें। इक्विटी फंड की जब हम बात करते हैं तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रफली साल का जो है ना आप 20% या उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल का, बट ओवर ए लॉन्गर टर्म रहेगा। हर साल आपको 20% का रिटर्न नहीं मिलेगा। प्योर इक्विटी फंड को हम स्ट्रेटजी कहते हैं एग्रेसिव स्ट्रेटजी। इट इज़ अ हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटजी, और उसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं साल का 20% या उससे ज़्यादा का रिटर्न, बट हर साल ये रिटर्न कंसिस्टेंट नहीं होगा। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर साल मुझे 20% का रिटर्न मिलेगा। अच्छे सालों में ये रिटर्न 30% 40%, 60 हमने 70 80% साल का रिटर्न भी देखा है। और बुरे सालों में यही रिटर्न जो है वो -20 -30 -50 भी हमने रिटर्न देखा है। तो अगर किसी ने बुरे पहला साल ही उसका बुरा साल आ गया है तो वो लाख रुपए के 50,000 रुपए भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है ना। मैं हम आश्रय ये नहीं दूंगा कि 20% जो है वो आपको हर साल रिटर्न मिलेगा, बट अगर आपका टाइम होराइजन 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, 5 ईयर्स 7 ईयर्स 10 ईयर्स, तो उसके अंदर एवरेज आउट होकर ये रिटर्न 20% या उससे ऊपर बहुत आसानी से आ जाता है। हमने हिस्टोरिकली इस रिटर्न को, अगर आप पिछले 30 साल में 10 10 साल के भी इंटरवल्स देख लें, तो हिस्टोरिकल रिटर्न तकरीबन जो है ना एग्रेसिव स्ट्रेटजी का स्टॉक मार्केट का वो 20% से ऊपर ही रहा है साल का ऑन एवरेज। इस अगर चार्ट को हम देखें तो इसके अंदर जो एक स्टैंड आउट आपको लाइन दिख रही है ना, दिस इज आपका स्टॉक मार्केट का रिटर्न, और ये कम्प्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है अदर इन्वेस्टमेंट्स को। इसके अंदर बाकी इन्वेस्टमेंट्स अगर हम देखें तो यूएस डॉलर है, कंसिस्टेंट एक रिटर्न है यूएस डॉलर का, ग्रीन लाइन जो नीचे से चल रही है। साल का एवरेज रिटर्न जो बनता है ना इसमें, वो बनता है तकरीबन 4%। लॉन्गर टर्म हो रहेगा, ठीक है। कुछ सालों में 20 20 22 22% करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, बट उसके बाद एक जगह पे रुक भी जाती है। तो एवरेज रिटर्न साल का आपका 4 से 5 3 से 5% के बीच में रहता है। सेम गोज फॉर गोल्ड। गोल्ड का रिटर्न कंसिस्टेंट होता है। अच्छे सालों में ये रिटर्न जो है एक अच्छा अच्छा जंप ले लेता है। जैसे इस साल गोल्ड जो है वो 1300 1200 1300 की रेंज से 1700 1800 डॉलर की रेंज में चले गए। बट ओवरऑल ओवर अ लॉन्गर टर्म होराइजन गोल्ड, ऑयल, फिक्स इनकम, यूएस डॉलर, ये आपको एक ऐसा रिटर्न देते हैं कि ये आप तकरीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल का रिटर्न 5 7%, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सालों में ये 10 12% का रिटर्न हो जाता है। बट बट स्टॉक मार्केट की अगर हम एग्रेसिव की बात करें तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स भी ज़्यादा है। अगर ये देखो ना यहाँ पे पीक बना के ये इस तरह से डिप भी लेता है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को अगर देखें तो 2008 में मार्केट हमारी तकरीबन 12,000 16,000 की रेंज में थी। वहाँ से फिर इसने 2016 में एक पीक बनाया है 53,000 का, वहाँ से फिर नीचे आई 28,000 पे, फिर दोबारा से बढ़ के अभी 37 38,000 पे इंडेक्स आ गया। तो ये मूवमेंट्स होती रहती है। बट अगर आप इस रिटर्न को ओवरऑल प्लॉट करें तो किसी ने अगर 2008 में इन्वेस्ट किया था लाख रुपए, तो वो आज तकरीबन 6 साढ़े 6 लाख रुपए में बैठा हुआ है। पीक पे वो तकरीबन 8.5 लाख पे पहुंचा है। तो ये जो मूवमेंट्स है स्टिल इन द लॉन्ग रन यू गेट अ वेरी गुड बेनिफिट इन द स्टॉक मार्केट। बट अगर कोई उस रिस्क को लेने के लिए तैयार है, किसी के पास लॉन्ग टर्म होराइजन है, 3 5 7 साल का अगर वो व्यू बना रहा है, अगर वो व्यू छोटा है उसका 1 साल का है 2 साल का है, तो हम स्टॉक मार्केट उस तरह से प्रिडिक्ट
प्रोजेक्ट नहीं करते, उसको प्रेफरेबल नहीं करते। हाँ, बट अगले 2 साल हमें स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे लगते हैं। तो अगर किसी का अभी साल 2 साल का भी व्यू है तो वो स्टॉक मार्केट में जा सकता है। पिछले 2 ढाई साल स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बुरे रहे, नेगेटिव रिटर्न आए, बट अब हम एक्सपेक्ट करें कि गोइंग फॉरवर्ड कुछ अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड हैं। बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, डेफिनेटली स्टॉक मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द वे टू गो। अग्रेसिव स्ट्रैटेजी में हमने 20% की तकरीबन बात की। वेरी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी में हम सॉरी जी जी। फराज, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो हाँ, आपने पिछला ग्राफ दिखाया उसके अंदर जो एक लाइन नेगेटिव की तरफ जा रही थी, वाज ऑयल दैट फॉर द डॉलर? ऑयल। ऑयल था, ओके सॉरी, थैंक यू। फिर हम जब बात करते हैं अदर एलोकेशन स्ट्रैटेजीज की, तो हमारे पास एक वेरी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी होती है। वेरी कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी जो है वो इन्वेस्ट करती है इस्लामिक बैंक डिपॉजिट्स में और सुकूक में थ्रू म्यूचुअल फंड्स, और इसका रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में अराउंड 6 to 7%। कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर आप 80% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इनकम फंड्स में, जो कि सुकूक और बैंक डिपॉजिट्स में जाता है, और 20% आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये रफली आपका 9% की आपकी रिटर्न लॉन्ग रन में हमने देखा है इसको हिस्टोरिकली। बैलेंस स्ट्रैटेजी आपकी आ जाती है यहाँ पे आप 60 to 70% इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इन स्टॉक्स, और रिमेनिंग 30-40% आप जा रहे होते हैं इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, सुकूक एंड बैंक डिपॉजिट। तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 13, 15, 16%। और एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज वंस अगेन आपके स्टॉक मार्केट प्योरली, वहाँ पर आप 20+ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। इन सबको मिला के एक स्ट्रैटेजी हम लोग और बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी। लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी ये कहती है कि आप शुरू के अपने सालों में, शुरू के 5-7 साल आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, हायर रिटर्न्स आप अचीव करें 7 साल 10 साल भी बेशक। अगर आपकी एज इस वक्त 28-30 साल है तो आप लाइफ साइकिल में शुरू कर सकते हैं। 10 साल आपने हायर रिटर्न बनाया, फिर आप ग्रेजुअली मूव होना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स बैलेंस स्ट्रैटेजी। अगले 5-7 साल आप बैलेंस में रहते हैं, फिर आप मजीद 5-7 साल कंजर्वेटिव में आते हैं क्योंकि आपका अमाउंट बड़ा हो चुका होता है, तो उस पर आपको 9-10% भी रिटर्न मिल जाए तो वो भी साइजेबल रिटर्न हो जाता है इन द लॉन्ग रन। आप अपनी एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही होती है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो कंजर्वेटिव की तरफ मूव करते चले जाते हैं, ताकि लॉन्ग रन में आपको लॉसेस जो है ना वो वेरी लॉन्ग रन में ना हो। इनिशियली आप हाई रिस्क लेके एक बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट करते हैं और फिर लॉन्ग रन में उसको कंजर्वेटिव स्टाइल में आगे इन्वेस्ट करते हैं। एक ये चार्ट मजीद अगर हम देखें, अगर कोई 6% पे आज से इन्वेस्ट करना शुरू करता है, लेट सपोज हम कहते हैं कि 10,000 रुपये हर महीने वो इन्वेस्ट करता है और अगले 20 साल तक वो इन्वेस्ट करता है, और उसको 6% वेरी कंजर्वेटिव रिटर्न भी अगर मिल रहा है तो वो तकरीबन 46 लाख रुपये बनेगा 20 साल में। यही चीज़ अगर हम कंपेयर करें 9% पे, तो 10,000 रुपये महीना वुड रीच समवेयर अराउंड 66 लाख रुपीज़। अगर 15% का रिटर्न पे वो इन्वेस्ट करता है रफली, और वो अचीव हो भी जाता है, तो तकरीबन आप 1.4 करोड़ पर पहुंच जाते हैं। और यही चीज़ अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ एग्रेसिव स्ट्रैटेजी में जाते हैं तो तकरीबन 3 करोड़ रुपये पे आप पहुंच जाते हैं। जितना आपका लॉन्गर टर्म होराइजन होगा, जितना आपकी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी होगी, लॉन्ग रन में रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है उसमें। लॉन्ग रन में हमने देखा है कि जो रिस्क ट्रिगर है वो अप्स एंड डाउन में एवरेज आउट होकर आपको 20% साल का रिटर्न मिल ही जाता है। तो अगर कोई 10,000 रुपये महीना भी इन्वेस्ट कर सकता है तो वो 30 साल में तकरीबन 22 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है। और 30,000 रुपये अगर कोई इन्वेस्ट करता है, अच्छा इसके अंदर हमने ये अज्यूम किया है कि ओवर टाइम आपकी जो इनकम बढ़ रही है तो आप अपनी सेविंग्स नहीं बढ़ा रहे, आप वही 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इन द लॉन्ग रन इंशाल्लाह, तो आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ा रहे होंगे। तो अगर कोई ऑन एवरेज 30,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकता है और वो 20% वाली स्ट्रैटेजी पे चले जाता है, तो 30 साल में 30 ईयर्स डाउन द रेंज ही कैन मैनेज 68 करोड़ रुपीज़ एज वेल। तो ये सुपरफिशियल नंबर्स लगते हैं बट है नहीं, हिस्टोरिकली हमने ये नंबर्स अचीव किए हैं एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। अच्छा, फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के अलावा भी कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। टैक्स बेनिफिट क्या होता है? टैक्स बेनिफिट इज के आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स कम देना पड़ता है। गवर्नमेंट गिव्स यू टैक्स रिबेट। आप साल के अप टू 15 लाख रुपए अपनी टैक्स लाइबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं।
तो ये भी एक बेनिफिट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन म्यूचुअल फंड तो आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। आप जो लोग नौकरी पेशा हैं वो अपने एचआर में अगर दे दें इन्वेस्टमेंट के स्टेटमेंट वो हम प्रोवाइड कर देते हैं मंथली इन्वेस्ट, तो वो आपका टैक्स कम काटते हैं। और जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं वो अपना टैक्स जब रिटर्न साल के एंड पे जमा कराते हैं तो अपना टैक्स रिड्यूस टैक्स को जमा कराएंगे। मेरी आवाज आ रही है किसी को? साकिब भाई, आ रही है, मुझे भी आ रही है। ओके ओके। अच्छा सर, इसके अंदर जिस तरह मीज़ान के अंदर जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके अंदर जो टैक्स हमारा डिडक्ट होता है तो वो तो रिबेटेबल नहीं होता। एक होती है आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न का टैक्स और एक आपका होता है इनकम टैक्स। तो जो आपका इनकम टैक्स है वो रिड्यूस हो जाता है। इन्वेस्टमेंट पे टैक्स तो है ही है, बट डिविडेंड अगर कोई आता है तो उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप कैपिटल गेन्स करते हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी और उसको एट अ हायर रेट डाइवेस्ट किया तो जो भी गेन होगा उस पर 15% आपको टैक्स देना पड़ता है। दैट इज अ सेपरेट टैक्स। बट जो आप इनकम टैक्स आप जो अर्निंग्स करते हैं सैलरी से या बिजनेस इनकम आती है उस पर जो आप एनुअल टैक्स देते हैं वो रिड्यूस हो जाता है बाय इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। अच्छा, फिर सर्विस फी। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आपको एक फी देनी पड़ती है जिसको हम कह रहे होते हैं अपफ्रंट फीस। फ्रंट एंड लोड उसको कहते हैं। फ्रंट एंड लोड जो होता है वो डिपेंड करता है फंड टू फंड। जो आपके लो रिस्क फंड है, कंजर्वेटिव एंड वेरी कंजर्वेटिव फंड, उसके अंदर फ्रंट एंड लोड 1 से 1.5% होता है वन टाइम। आपको वन टाइम एक फी, जब अगर आप लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 1000 रुपए या 1500 रुपये कट जाएंगे। अगर आप हाई रिस्क फंड में जाते हैं, स्टॉक मार्केट फंड में जाते हैं, तो वन टाइम फीस आपकी होती है 1.5% से लेकर 3% तक। तो वो आपकी वन टाइम एक फीस कट जाती है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपको चार्ज करती है। अच्छा, हम अल हिलाल आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते। अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करते हैं वी डोंट चार्ज यू एनी सॉर्ट ऑफ फी। जो म्यूचुअल फंड, हम म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम आपको इन्वेस्टमेंट कराते हैं थ्रू अस। हम एक पोस्ट ऑफिस का रोल प्ले करते हैं। वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ डिफरेंट इस्लामिक फंड्स। वी डिस्ट्रीब्यूट फंड फॉर मिजान, नाफा के भी फंड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यूबीएल के भी करते हैं, एचबीएल के भी करते हैं, एफसीबी के भी करते हैं, एटलस के भी करते हैं। हम आपको लेके जाते हैं जो आपके हिसाब से बेस्ट फंड होता है उसमें हम आपको इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और फीस वही कंपनी लेती है। हम आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते। हाँ, हम उनके पास अगर कोई क्लाइंट लेके जाते हैं तो वो हम एक रेफरल फी देते हैं फ्रॉम द फी दैट दे चार्ज टू यू। तो आपको हमारे थ्रू जाने में कोई एडिशनल कॉस्ट इंकर नहीं होती। अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी के थ्रू जाएंगे तो भी वही कॉस्ट आएगी और हमारे थ्रू जाएंगे तो भी वही कॉस्ट आएगी। बट हमारे थ्रू जाने में आपको एक एडिशनल एडवांटेज होता है। एक्सक्यूज मी सर, इसके अंदर एक तो जिस तरह मैं अल हिलाल हूँ तो हाँ जब अगर मैं किसी जरिए मतलब सपोज आप अल हिलाल हैं, अब आप में हमारे बिहाफ पे कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो अल हिलाल का फिर सिर्फ वो रेफरल फी, वन टाइम रेफरल फी जो सपोज यूबीएल देगी उसी के ऊपर हाँ, वो उसका स्ट्रक्चर चल रहा है, उसके यस अलावा फिर आगे यस। तो इजंट दैट मतलब वन टाइम बस रेफरल फी है, उसके अलावा फिर वो नहीं ना, लाइफ टाइम तुम उसका लोग इन्वेस्टमेंट। जब भी तुम लोग इन्वेस्ट करोगे तुम लोग एक दफा तो 1000 रुपये इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ दोगे ना इंशाल्लाह। हर महीना जब हम दे रहे होंगे तो वो बेसिकली यूबीएल आप लोग को पे कर रही होगी। यस यस। जब जब तुम लोग इन्वेस्ट करोगे वो तुम्हारे से एक फी काटेगी और उस फी में से एक सर्टेन पोर्शन वो हमें देगी। अच्छा, अल हिलाल से करने में तुम्हें क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज तुम लोग को ये है कि वन स्टॉप सोल्यूशन है। तुम लोग को हम गाइड ये भी करते रहते हैं कि कब तुम लोग को मीज़ान में जाना चाहिए, कब तुम लोग को एमसीडी के इस्लामिक फंड में जाना चाहिए, कब एचबीएल के इस्लामिक फंड में जाना चाहिए, कब तुम लोगों को इक्विटी फंड में होना चाहिए, कब तुम लोग को इनकम फंड में स्विच कर जाना चाहिए। दिस इज द गाइडेंस दैट वी गिव। सेकेंडली, अगर तुम लोग मीज़ान में डायरेक्ट जाते हो तो वो तुम्हें हमेशा कोशिश करेगा कि तुम मीज़ान में ही रहो। अगर तुम एमसीडी के फंड में जाते हो तो वो उनके लोगों की कोशिश होगी तुम हमेशा एमसीडी में रहो, डिस्पाइट द फैक्ट के रिटर्न ऊपर नीचे अगर हो रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम तुम लोगों को बेस्ट एएमसी में जो उस वक्त उसके रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड अच्छे लग रहे हैं हमें, तो उसमें हम लेके जाएं तुम लोगों को नंबर वन। नंबर टू, हम लोग तुम लोग को ये भी गाइडेंस दे रहे होते हैं कि कब स्टॉक में रहना है, कब इनकम में रहता है। क्यों? हमारा एडवांटेज इसमें क्या है, अगर हमारा क्लाइंट इन्वेस्टेड रहता है तो हमें फीस मिलती रहेगी। अगर तुम लोग कहते हो कि नहीं यार हमारे रिटर्न मीज़ान के रिटर्न बुरे हो गए और मीज़ान से पैसे निकाल लेते हो, तो इन द लॉन्ग रन हमें फ़ायदा उसी में है कि हम तुम लोगों को कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड रखें। जो बेस्ट होगा तुम लोगों के लिए, हम उस तुम्हें अगर उधर इन्वेस्टेड रखेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, हमें भी फी मिलती रहेगी, वरना हमें फ़ी नहीं मिलेगी। एक तो ये हमारा भी इंटरेस्ट अलाइंड है तुम लोगों के साथ। तो और सेकेंडली,
जितनी फीस हमें मिजान देता है उतनी ही फीस एमसीबी देता है, और उतनी ही फीस हमें एचबीएल देता है, उतनी ही फीस एटलस देता है। तो ये भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज़ बाई लॉ, एसईसीपी के ऑथराइज लॉज है कि हमें कोई और ज़्यादा या कम फी नहीं दे सकता। तो इस वजह से हमारा इंटरेस्ट अलाइंड है, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इससे तुम लोगों को एडवांटेज है गोइंग थ्रू अस। तो मैं अगेन यही कहूँगा, सेव एंड इन्वेस्ट तुम लोग को ये करना होता है। और ये जो शुरू में मैंने बात की थी वो यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ कोट मैंने लिखा हुआ है, डोंट सेव वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, रादर स्पेंड वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग्स। तुम लोग अपने अपने आप को ये पहले तो जहन बनाओ कि भाई तुम लोग जो है वो किस तरीके से अपने आप को हर महीने कितने अमाउंट निकाल सकते हो, और क्या तुम लोगों के लिए आसानी है सेट डिसाइड करना। एक स्पेशल ऑफर भी मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, इफ़ यू ओपन एन अकाउंट इन 2 days, तो तुम लोग को जो अपफ्रंट फीस है उसके अंदर हम फुल फी वेवर दिला सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं लिखना भूल जाऊँ, फॉर द नेक्स्ट 3 months, जो भी नेक्स्ट 3 months में तुम लोग इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर तुम लोग को फी वेवर हम दिला देंगे, 100% फी वेव कर देंगे। हमारा सिर्फ हमारा पोर्शन नहीं, एसेट जो कंपनी की फी चार्ज करेगी वो पूरी फी हम तुम लोगों को वेव करा देंगे। अगर तुम लोग अगले एक वीक में, मतलब अगर तुम लोग मंडे या ट्यूसडे को अकाउंट खोल लेते हो, बेशक मिनिमम 5000 की इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और उसके बाद नेक्स्ट 3 months में जो भी तुम लोग इन्वेस्ट करोगे उस पर तुम लोग को फुल फी वेवर हम दिला देंगे। अगर तुम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ईद से पहले तक इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो तुम लोग को हाफ फी वेवर हम लोग दिला देंगे फॉर द नेक्स्ट 3 months। ठीक है ना? अच्छा, प्रोसेस क्या होता है, एक हमारा रिस्क असेसमेंट फॉर्म है, बहुत छोटा सा फॉर्म है, अभी मैं उसका लिंक भी शेयर कर लेता हूँ। तुम लोग उस रिस्क असेसमेंट फॉर्म को पहले फिल आउट करोगे, हम तुम लोग को फिर गाइड करेंगे कि तुम लोग का रिस्क प्रोफाइल क्या है, एंड हमारी रिकमेंडेशन क्या है कि तुम लोग को किस तरह के म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट स्टॉक्स में जाना चाहिए। अगर तुम लोग उस रिस्क असेसमेंट फॉर्म को कहते हो कि यार हम भी इसी तरीके से करना चाह रहे हैं तो ठीक है। अगर तुम लोग कहते हो कि नहीं, हम लोग जैसे तुम लोग का रिस्क प्रोफाइल कम आता है, हम रेकमेंड करते हैं कि तुम लोग को बैलेंस स्ट्रैटेजी में जाना चाहिए, पर तुम कहते हो नहीं यार मैं फिर भी हायर रिस्क में जाना चाह रहा हूँ या लो रिस्क में जाना चाह रहा हूँ, तो इट्स योर चॉइस, वी आर हियर टू गाइड यू, बट द फाइनल डिसीजन तुम लोग का अपना होगा। फिर तुम लोग से हमारा टीम मेंबर कांटेक्ट करेगा, तुम लोग को फंड स्ट्रैटेजी वगैरह एक फाइनलाइज तुम्हारे साथ बैठ के 1-on-1 कर लेंगे। तुम लोग को फॉर्म एक दे दिया जाएगा जो कि तुम लोग फिल आउट करोगे। अच्छा, अल हिलाल इज़ नॉट ऑथराइज टू टेक एनी पेमेंट, हम तुम लोगों से पैसे नहीं लेते। ये भी लोगों का रिस्क कंसर्न होता है कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। तुम लोग के पैसे डायरेक्टली उस कंपनी के फंड में जाएंगे, आइदर थ्रू चेक, तुम लोग चेक दोगे उस कंपनी के नाम का, या तुम लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। कैश नहीं फराज लिया जाता। फराज सॉरी, जस्ट टू लेट यू नो, आपका भी बस सेशन एक्सपायर हो जाएगा एनी हाँ, टाइम, मैं दोबारा फिर से लिंक इसी से भेजूंगा। वापस कर दूंगा। यस, मैं दोबारा लिंक ओके भेजूंगा। 1.5 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो तुम लोग फंड स्ट्रेटेजी एक फाइनलाइज करोगे, फॉर्म फिल करेंगे, फंड ट्रांसफर होगा। वी आर नॉट ऑथराइज टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ मनी फ्रॉम यू, हम सिर्फ चेक ले सकते हैं इन फेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए तुम लोग उस फंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे। अल हिलाल को पैसे नहीं दोगे, ना कोई कैश लेगा, ना वो कंपनी कैश लेने की ऑथराइज है, ना हम कैश लेने की ऑथराइज है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं होते। पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो हम पीरियोडिक अरेंजमेंट कर सकते हैं, तुम लोग कहो तो तुम लोग के पास राइडर आके चेक पिक कर सकता है, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहो तो वो भी हो सकता है। और इसके बाद तुम लोग को सिर्फ रिलैक्स करना है, और तुम लोग को मंथली रिपोर्टिंग हो रही होती है ऑनलाइन। तुम लोग को वो भी मिल जाता है, पोर्टल मिल जाता है जिसको यू कैन लॉग इन एंड सी और इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस, इस वक्त मेरा अमाउंट कहाँ पहुँच गया है, एंड हाउ टू सी के मेरे पास कितने पैसे हैं। अगर कोई पैसे निकालना चाहे, देयर इज़ नो लॉक इन, तुम लोग जब चाहो अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो, और उस विड्रॉल पे कोई लिमिट नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, और विड्रॉल का अमाउंट जो है मैक्सिमम 6 वर्किंग डेज में तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। यूजुअली 2 to 3 वर्किंग डेज में आते हैं, बट बाय लॉ मैक्सिमम 6 डेज में वो पैसे वापस आ जाते हैं। ये रिस्क असेसमेंट फॉर्म है जो कि मैं तुम लोग को लिंक अभी चैट पे भी शेयर कर देता हूँ, ग्रुप पे भी कर देता हूँ। तुम लोग यहाँ पे जाके अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हो, और फिर आवर टीम कैन गेट बैक टू यू। ये कुछ हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ, ये प्रेजेंटेशन भी मैं शेयर कर दूँगा।